गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी प्रश्न में पुराना और नया अनुपात दोनों दिया गया हो तो नए साझेदार के द्वारा लाई जाने वाली ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के मध्य बांटने के लिए सबसे पहले त्याग का अनुपात निकाला जाएगा, जिसके आधार पर नए साझेदार की ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में अंतरित किया जाएगा, जिसके लिए मैंने पिछले वीडियो में इस प्रश्न का त्याग का अनुपात और पुराने साझेदारों के मध्य बांटे जाने वाली ख्याति की राशि का गणना विस्तार पूर्वक करके आपको समझाने का पूरा प्रयास किया था। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। उसी के आधार पर आज हम लोग जर्नल लेखे करेंगे। तो आइए एक बार हम लोग फिर से देख लें कि अ और ब का जो त्याग का अनुपात निकल के आया था वह 3/2 था। तो स की ख्याति 4400 से अ के पूंजी खाते में अ के त्याग के अनुपात में जो धनराशि अंतरित की जाएगी वह की जाएगी 4400 का 3/5 बराबर 2640 रुपया। इसी प्रकार ब के पूंजी खाते में 4400 रुपये का 2/5 बराबर 1760 रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसके बाद हम लोग जर्नल लेखा करेंगे। तो आइए इस संदर्भ में जो सबसे पहले हम लोग जो जर्नल में लेखा करेंगे वह करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। तो सी फर्म में 10,000 रुपया पूंजी और 4,400 रुपये ख्याति की राशि ला रहा है। तो इसका अर्थ ये होगा कि कैश में हम लोग 14,400 रुपया दिखाएंगे, सीज कैपिटल में 10,000 और प्रीमियम में 4,400 रुपया दिखाएंगे, जिसके लिए हम लोग जो नरेशन करेंगे बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय सी। वहीं जो हम लोग दूसरा एंट्री करेंगे वह करेंगे प्रीमियम के लिए। तो प्रीमियम की राशि को हम लोगों ने त्याग के अनुपात को निकाल करके ए और बी के पूंजी खाते में अंतरित किया था। तो उसके लिए जो लेखा होगा वह होगा प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रीमियम डिवाइडेड। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यह प्रीमियम की राशि ए और बी के पूंजी खाते में अंतरित की गई है। वहीं जो हम लोग अगला लेखा करेंगे वह पुनर्मूल्यांकन हेतु करेंगे, जिसके संदर्भ में आपको पता है कि फर्म में यदि किसी भी संपत्ति का मूल्य घटता है तो उसको डिप्रिसिएट किया जाता है और उसके लिए डिप्रिसिएट का लेखा किया जाता है, और किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो उसके लिए एप्रिसिएट का लेखा किया जाता है। तो हम लोग आइए यहाँ पे समायोजना के अंतर्गत देखें कि चिट्ठे में जहाँ लिखा हुआ है कि चिट्ठे में भवन 15,000, मशीनरी 4,000, रहतिया 11,250 रुपया दिखाया जाएगा। अब इसको समझ लें, जो नया चिट्ठा बनाया मतलब जो हम लोग नया चिट्ठा बनाएंगे उसमें भवन को 15,000 दिखाएंगे, ठीक है। और पुराने चिट्ठे में जो भवन की राशि दर्शित है वह 10,000 रुपया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 रुपये से भवन की राशि 5,000 रुपये भवन के मूल्य में वृद्धि हुई है, जिसको कि हम लोग एप्रिसिएट में दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो पुराने चिट्ठे में मशीनरी की राशि है वह 4,500 रुपया है, और नए चिट्ठे में हम लोग को जो मशीनरी का जो राशि अमाउंट दिखाना है वह 4,000 रुपया दिखाना है। इसका मतलब कि मशीनरी के मूल्य में कमी हुई है 500 रुपये की, जो कि हम लोग डिप्रिसिएट में दिखाएंगे। वहीं रहतिया को 11,250 रुपये दिखाना है, जो कि पुराने चिट्ठे में 12,500 है। इसका मतलब ये हुआ कि रहतिये के मूल्य में भी राशि डिप्रिसिएट हुआ है, वह 2,250 रुपये हम लोग डिप्रिसिएट में दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद 1,250 रुपये हम लोग डिप्रिसिएट में दिखाएंगे रहतिये में। तो इसके बाद प्रश्न में दिया गया है कि देनदारों पर संचिति को 1,000 रुपया कम कर दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न में एक नई चीज़ है, आप देखिए ध्यान से। जो पुराना बैलेंस शीट है उसमें जो देनदार है
वो 22,500 रुपया है, जिसमें से संचिति को ऑलरेडी घटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो संचिति की राशि है, संचिति मतलब रिजर्व, RFBD जिसको हम लोग लिखते हैं, तो वो 4,000 रुपये है। लेकिन प्रश्न में देखिए, प्रश्न के समायोजना में देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि देनदारों पर संचिति को 1,000 रुपया कम किया जाएगा। तो संचिति की राशि कितनी है? संचिति की राशि 4,000 रुपया है। आखिर ये संचिति की राशि क्या होती है? किसी भी फर्म के लिए संचिति की राशि यदि देनदारों के लिए संचिति किया जाता है तो यह फर्म के लिए हानि होता है, जो कि ऐसा माना गया था कि 4,000 रुपये की जो RFBD की जो राशि है वह 4,000 रुपये होगा, जिसको कि ये मान करके देनदारों में से घटा करके 18,500 रुपये दिखाया गया है पुराने बैलेंस शीट में। चूंकि यहाँ पर इसी 4,000 की राशि को कम करना है। ये 4,000 रुपये क्या है? ये 4,000 रुपये फर्म के लिए हानि है। तो ठीक है, तो इसका मतलब यदि हानि कम होता है तो वह लाभ की स्थिति होती है। ठीक है, तो 4,000 रुपये जो हानि है उसमें से जो 1,000 रुपया कम करेंगे तो यह लाभ की स्थिति होगी, जिसको कि हम लोग एप्रिसिएशन में दिखाएंगे। वहीं पे दिया गया है नीचे कि विनियोग को चिट्ठे में 3,200 रुपये दिखाया जाएगा। पुराने चिट्ठे में विनियोग है 4,250 रुपये। चूँकि यहाँ पर दिया गया है कि चिट्ठे में 3,200 दिखाया जाएगा, इसका मतलब कि विनियोग की वैल्यू डिप्रिसिएट हुई है। कितने से? तो 4,250 में से जब हम लोग 3,200 घटाएंगे तो 1,050 रुपये विनियोग की वैल्यू डिप्रिसिएट हुई है। ठीक है, फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि भवन 15,000 रुपये नए चिट्ठे में दिखाना है। पुराने चिट्ठे में भवन की जो वैल्यू है वह 10,000 रुपये है, तो भवन 5,000 रुपये से डिप्रिसिएट हुआ है। वहीं एप्रिसिएट हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ मशीनरी की वैल्यू जो कि नए चिट्ठे में 4,000 दिखानी है, पुराने चिट्ठे में 4,500 है, तो 500 रुपये से डिप्रिसिएट हुआ है। रहतिया 11,250 रुपये नए चिट्ठे में दिखाना है, वही रहतिया 12,500 है, तो इसमें से हम लोग घटा दें इसको, तो यह 1,250 रुपये रहतिया हेतु डिप्रिसिएट की वैल्यू निकल के आई है। वहीं प्रश्न में दिया गया है समायोजना के अंतर्गत कि संचिति को 1,000 रुपया कम किया जाएगा, तो इसका मतलब यह फर्म के लिए लाभ है। तो जो 1,000 रुपये की राशि है यह एप्रिसिएशन में दिखाई जाएगी। वहीं विनियोग के मूल्य को 3,200 दिखाना है। चूँकि विनियोग पुराने चिट्ठे में 4,250 रुपया है, तो विनियोग की राशि घटी है, तो जो ये वैल्यू है 4,250 माइनस 3,200 बराबर 1,050 रुपया हम लोग डिप्रिसिएशन में हम लोग दिखाएंगे। जिसके लिए हम लोग जो जनरल लेखा करेंगे वह करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिप्रिसिएशन के लिए करेंगे, तो उसके लिए जो लेखा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो मशीनरी में की वैल्यू जो घटी है, जो डिप्रिसिएट हुई है वो 500 रुपये हुई है। स्टॉक की जो वैल्यू घटी है वह घटी है 1,250। वहीं इन्वेस्टमेंट में 1,050 रुपये की कमी हुई है। तो ये टोटल वैल्यू जो डिप्रिसिएट में दिखाएंगे वह 500, 1,250 और 1,050 का कुल योग 2,800 रुपया होगा। वहीं एप्रिसिएशन की तरफ मशीनरी की वैल्यू जो है बिल्डिंग की वैल्यू है वह 5,000 रुपये से बढ़ी है। चूँकि संचिति को 1,000 रुपये से कम किया गया है, यह लाभ है, इसलिए इसको भी एप्रिसिएशन में हम लोग दिखाएंगे। और वहीं पर जो टोटल वैल्यू जो एप्रिसिएशन का जो निकल के आया है वो 6,000 रुपये आया है। तो जिसके लिए हम लोग जो जर्नल लेखा करेंगे वह क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट RFBD अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग एसेट्स एप्रिसिएटेड। इसके बाद हम लोग एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का हम लोग तुलना करेंगे, जिसके आधार पर लाभ और हानि का निर्धारण किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो एप्रिसिएशन की वैल्यू है वो 6,000 रुपये है और डिप्रिसिएशन की वैल्यू 2,800 है, जिसका कुल अंतर 3,200 रुपये लाभ
की स्थिति होगी, जिसके लिए जो लेखा किया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जिसको कि पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बांटा गया है वह पुराने अनुपात में बांटा गया है, 3 संबंधे 2 के अनुपात में। जो एक के कैपिटल में जो हस्तांतरित किया जाएगा वह 1920 रुपये, वहीं बी के कैपिटल में पूंजी खाते में जो अंतरित किया जाएगा वह 1280 रुपये। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो मशीनरी की वैल्यू जो थी वह 500 रुपये डिप्रिसिएट हुई थी, स्टॉक की वैल्यू 1250 रुपये, वही इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वह 1060 रुपये डिप्रिसिएट हुई थी, वहीं बिल्डिंग की वैल्यू में जो वृद्धि हुई थी वो 5000 और RFBD को 1000 रुपये से कम किया गया था, जिसको एप्रिसिएशन की तरफ दिखाए हैं। इसके कुल योग के अंतर को ए और बी के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांटा गया है, जो कि 1920 रुपये ए के पूंजी खाते में और बी के पूंजी खाते में 1280 रुपये हस्तांतरित या अंतरित अथवा ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो दूसरा अकाउंट बनाएंगे वह कैश अकाउंट होगा, जिसके लिए पुराने बैलेंस शीट से कैश की जो राशि है वह 1660 रुपया है, उसको पुराने बैलेंस शीट से कैश के डेबिट साइड में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए जो पोस्टिंग करेंगे वह होगा टू बैलेंस BD 1660 रुपये, सी पूंजी के लिए 10,000 रुपये लाया है और प्रीमियम के लिए 4400 रुपया लाया है, इसलिए इसको डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। तो सीज कैपिटल 10,000 और प्रीमियम 4400 रुपये, जिसका कुल योग 16,060 रुपया होगा, जिसका जो बैलेंस निकल के आएगा वह हम लोग क्रेडिट पक्ष में बाई बैलेंस BD 16,060 रुपये दिखाएंगे। यह फर्म का करेंट कैश दर्शित कर रहा है, जिसको कि बैलेंस शीट में कैश के अंतर्गत दिखाया जाएगा। इसके बाद जो हम लोग एक अगला अकाउंट बनाते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल है, तो जिसके लिए पुराने बैलेंस शीट से जो पुराने पार्टनर हैं उनकी पूंजी की राशि को यहाँ ले आया जाता है। उसके लिए जो पोस्टिंग की जाती है वह की जाती है बाई बैलेंस BD। तो जो ए का जो पूंजी पुराना था पुराने बैलेंस शीट में वो 24,000, वहीं बी का 9,000। ठीक है, सी में हम लोग डैश कर देंगे। फिर सी जो कैश ला रहा है वो ला रहा है 10,000 रुपये, तो उसको हम लोग सी के पूंजी खाते में दिखाएंगे। सी पूंजी के लिए 10,000 रुपये ला रहा है तो सी के पूंजी खाते में दिखाएंगे बाई कैश अकाउंट, सी के पूंजी सी के स्तंभ में 10,000 रुपये दिखाएंगे। वहीं जो प्रीमियम की राशि को ए और बी के मध्य वितरित किया गया है वह 2,640 रुपया ए के स्तंभ में दिखाया जाएगा, ए के कॉलम में दिखाया जाएगा, वहीं बी के कॉलम में 1,760 रुपीज़ दिखाया जाएगा बाई प्रीमियम। ए के कॉलम में 2,640, वहीं बी के कॉलम में 1,760। ठीक है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो उसको दिखाएंगे बाई रिवैल्यूएशन 1,920 ए के कॉलम में और बी के कॉलम में 1,280 और कुल योग कर लेंगे तो ए का पूरा जो योग होगा वह होगा 28,560 रुपये, बी का जो योग होगा 12,040 रुपये और सी का योग 10,000 रुपया होगा, जिसको कि बैलेंस में ट्रांसफ़र कर लेंगे टू बैलेंस CD और इसको हम लोग ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। इसके बाद जो हम लोग आगे बनाएंगे वो बैलेंस शीट। तो क्रेडिटर जो लेनदार है पुराने बैलेंस शीट में उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है तो इसलिए 15,000 दिखा देंगे। देय विपत्र में अंतर कोई नहीं हुआ है तो 4,310 रुपये दिखाएंगे। और पूंजी खाते में ABC का जो पूंजी जो ट्रांसफ़र जो किए थे पूंजी खाते में जो बैलेंस निकल के आया था वो 28,560 रुपये, ए का बी का 12,040 रुपये और सी का 10,000 रुपये। वहीं बिल्डिंग के वैल्यू में 5,000 रुपये की वृद्धि हुई है, जिसको हम लोग एप्रिसिएशन के अंतर्गत ऐड करके दिखाएं बिल्डिंग में। वही मशीनरी की वैल्यू में 5,000 रुपये की कमी हुई है तो उसको डिप्रिसिएशन के अंतर्गत दिखाया गया है। 4,000 रुपये 4,500 में से 500 घटा के 4,000 रुपये। वहीं फर्नीचर की जो वैल्यू है चूँकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसीलिए पुराना बैलेंस दिखाया गया है 900 रुपये। स्टॉक के वैल्यू में 1,250 रुपये कमी हुई है तो उसको घटा के 11,200
250 पे दिखाया गया है। डेटर्स में से RFBD की जो राशि थी वो पहले 4,000 रुपये घटाई गई थी, लेकिन 1,000 रुपया उसमें कमी किया गया है। इसलिए जो डेटर्स का जो वैल्यू था वह पुराने बैलेंस शीट में 22,500 में से 4,000 रुपया जो घटा के 18,500 रुपया दिखाया गया था, वो अब दिखाया जाएगा 22,500 में से 3,000 घटा करके अमाउंट के कॉलम में 19,500। तो इन्वेस्टमेंट में 1,050 रुपये की जो कमी आई है उसको इन्वेस्टमेंट से घटा के 3,200 रुपया दिखाएंगे, और दोनों तरफ का जो कुल योग होगा बैलेंस शीट का वह 6,910 रुपये होगा। तो आज हम लोग अपने प्रश्न को यहीं पर विराम देते हैं और इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।